भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक शहर में रहने वाले मान सिंह का व्यापार भी बंद हो गया। अपनी पत्नी अलका और बेटे दीपक के साथ उसने गांव लौट जाने का प्लान बनाया। मुझे लगता है कि अब हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से गांव नहीं गए हो तो अब किस मुंह से जाएंगे? यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम अपने गांव वापस चले जाएं। माँ बाप की मौत के बाद भी हम लोग गांव नहीं गए, सभी गांव वाले क्या बोलेंगे? जब जीवित रहना भी संघर्ष बन जाए तो इतना ज्यादा नहीं सोचा करते। शहर में लॉकडाउन है, मैं आज ही गांव जाने की परमिशन लेकर आता हूँ। मान सिंह प्रशासन से परमिशन लेकर घर आ गया और घर का सामान बांधकर परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकल गया। मान सिंह का गांव जगनपुर बहुत हरा भरा दिख रहा है और वहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं। मान सिंह को गांव में देखकर लोग घरों के बाहर आने लगे। तभी मान सिंह के बचपन का दोस्त रणजीत भी दौड़ कर आया। हाँ जी भैया, आपको किसके घर जाना है? ये मेरा गांव है और मुझे अपने ही घर जाना है भाई। मैं तो तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। मेरा नाम मान सिंह है, मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मान सिंह? तू? अरे तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, देखा मैं तुझे ही नहीं पहचान पाया। अरे रंजीते! दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। तू इतने वर्षों बाद क्यों आया है? चाचा चाची के बाद तेरा घर खंडहर बन गया है, खंडहर। मैं पैसे कमाने में अंधा हो गया था, अब लौट कर आया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा भैया, मैं अब घर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। रणजीत अपने घर चला गया और मान सिंह भी बच्चों को लेकर खंडहर बन चुके घर में पहुंचा। पापा, हम इतनी गंदी जगह पर कैसे रहेंगे? बेटा, मैंने इस जगह पे अपना बचपन गुजारा है, जीवन के 25 साल बिताए हैं यहाँ पर। अब हम इसको फिर से साफ करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पर खूब मन लग सके। मान सिंह अपने बेटे और पत्नी के साथ घर की सफाई करने लग जाता है और सफाई करके वो लोग रहने लगे और खेती करने लगे। दीपक धूप में खेत से वापस आया और अपने पिता से बोला, पापा, मुझे क्या करना था और आपने मुझे क्या दे दिया? समय बदलता रहता है बेटा, समय एक जैसा नहीं होता है। पता नहीं पापा, ये वक्त कब बदलेगा। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और एक मैं हूँ कि इस गांव में बैठा हूँ जहाँ पर इंटरनेट तक नहीं है। देखो दीपक, लॉकडाउन खुलने तक हम यहीं रहेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मान सिंह सो जाता है। एक दिन दोपहर को दीपक अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। दादाजी भी अजीब थे, कमरे के अंदर भी दरवाजा है। वैसे उस समय गांव में अटैच वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये दरवाजा कहाँ का हो सकता है? खोल कर देखता हूँ मैं इसे। दीपक पूरी ताकत से वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल गया और वो रास्ता बेसमेंट में जा रहा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भूत तो नहीं है ना? लेकिन मैं इस गांव में वैसे भी परेशान हूँ, तो अच्छा है मैं इसके अंदर ही चला जाऊँ और हम लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। दीपक बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 अलमारियाँ जर्जर हालत में रखी हुई हैं। तभी दीपक के ऊपर 3 चाबियाँ आकर गिरी। चाबियाँ? कुछ तो जादुई है, मुझे ये खोलनी चाहिए या फिर नहीं खोलनी चाहिए। दीपक चाबी हाथ में लेकर वापस भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो दोनों भी उसके साथ बेसमेंट में जाते हैं। मैंने इसे बचपन में देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या है पिताजी ने कभी नहीं बताया और ना मुझे कभी यहाँ पर आने दिया। अब तक तो मैं इसको भूल चुका था। चलो आज खोल कर देख लेते हैं। मान सिंह ने चाबी पहली अलमारी में लगाई और अलमारी खुल गई, लेकिन मान सिंह की सांसें थम गई। वो हैरान रह गया क्योंकि अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। मान सिंह ने दूसरी अलमारी खोली तो उसमें सोने के बिस्किट थे और तीसरी अलमारी हीरों से चमक रही थी। वाह पापा, दादाजी कितना कुछ छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। हाँ बेटा, मैंने कहा नहीं था कि वक्त सबका बदलता है। मान सिंह ने उसमें से पैसे निकालकर गांव में हवेली बना ली और गांव में खेत खरीदकर नौकर रख लिए, साथ ही बिजनेस की तैयारियां भी कर ली। एक दिन दीपक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ रणजीत मिलता है। नमस्ते अंकल,
नमस्ते नमस्ते। और बताओ दीपक बेटा, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं अंकल, लॉटरी नहीं, मेरे दादाजी का खजाना मिला है। अच्छा, कहाँ पर? हमारे घर के बेसमेंट में अंकल, बस उसी में मिला। अंकल मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। दीपक चला गया। ओह, तो ये बात थी। जब शहर से आया था तो भिखारी था और अब अमीर बन गया है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ कि मैंने उसको खंडहर समझकर छोड़ दिया। लेकिन रंजीते, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू अब भी वहाँ पर डकैती डाल सकता है, तो देर किस बात की है? चल, जल्दी चल। रंजीत पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ चाबियां भी रखी हैं। रंजीत ने पहली अलमारी खोली तो उसमें से धुआं निकलता है और दूसरी व तीसरी अलमारी अपने आप खुल गईं। दूसरी अलमारी से गर्म पानी और तीसरी अलमारी से आग निकली, जिसने रंजीत को जकड़ लिया और रंजीत चीख चीख कर जलकर राख हो गया। आवाज सुनकर मानसिंह और उसकी पत्नी भी आ गए। जादुई अलमारी से आवाज आई, मानसिंह, हम तीनों जादुई अलमारी हैं। तुम बेफिक्र रहो, इस धन पर तुम्हारे परिवार का हक है। हम ये किसी और को नहीं लेने देंगे। मानसिंह को जादुई अलमारियों का राज समझ आ गया और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। दयाराम के 2 बेटे थे, खुशहाल और लखन। दयाराम ने जिंदगी भर दूध बेचकर अपने बेटों को पाला पोसा था, पर जब बेटों की शादी हो गई तो वो दोनों अपनी बीवियों के इशारे पर नाचने लगे। बाबा, मैं शहर में जाकर रहना चाहता हूँ। पर क्यों? यहाँ सब कुछ तो है। मुझे मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है और यहाँ इस गांव में मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगी, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों में खुशहाल अपनी पत्नी के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। अब दयाराम अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहता था। सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे लखन और उसकी पत्नी के मन में भी शहर जाने का ख्याल घर कर गया। भैया की तरह मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो बाबा, आप भी मेरे साथ चलिए। दयाराम ने कुछ देर सोचा। ठीक है, चलो। दयाराम अपने छोटे बेटे लखन के साथ शहर आ गया। शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध लखन और उसकी पत्नी को खूब भा रही थी, पर दयाराम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन शहर में बिताने के बाद दयाराम ने लखन से बात की। इस शहर से तो हमारा गांव ही अच्छा था बेटा। बाबा, आपको यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। कुछ दिनों में आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी बाबा। माहौल का तो पता नहीं, मुझे तो यहाँ की हवा ही दूषित लग रही है बेटा। मैं तो गांव वापस लौटना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, पर मैं यहीं रहूंगा बाबा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही लौट जाता हूँ। पर आप वहां अकेले कैसे रह पाओगे? आपका खाना वगैरह सब कुछ कैसे हो पाएगा? तो चिंता ना कर बेटा, मैं उसी गांव में जिंदगी भर रहा हूँ। मैं अपना देख लूंगा, तू बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटा। अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देकर दयाराम गांव की ओर लौट पड़ा। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बिल्कुल अकेला था। पूरा घर सुनसान था। वो खुद ही अपना खाना बनाता और समय काटने के लिए गांव के नुक्कड़ पर लोगों से बातचीत किया करता था। क्या हुआ दया, तू तो शहर गया था? मैं तो सोचा था कि तू वहीं रहेगा। सोचा तो वही था, पर मुझे शहर की हवा रास नहीं आई। वो भीड़ भाड़, चकाचौंध, वो सब अच्छा नहीं लगा। पर अब तो तू यहाँ अकेला हो गया है। हाँ, हो तो गया हूँ, पर सोच रहा हूँ क्यों ना मैं दूध का व्यवसाय वापस शुरू कर दूं। काम करूंगा तो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। ये तूने अच्छी बात की,
चल चलते हैं, तेरे लिए भैंस खरीद के लेके आते हैं। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगा। दयाराम और रामचंद्र भैंसे खरीदने चले गए। मंडी में दयाराम को 3 काली भैंसें पसंद आई और उसने वो तीनों भैंसें खरीद ली। 3 भैंस काफी है ना? बहुत हैं। दयाराम और रामचंद्र ने वो तीनों भैंसें दयाराम के घर के बाहर बांध दी। अगली सुबह रामचंद्र दूध दोहने आया। उसने दूध दोहना शुरू कर दिया। उसकी बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई, फिर तीसरी, और ऐसा करते करते उन लोगों ने 15 से 16 बाल्टियां भर ली। ये क्या? ये तो दूध की नदी है, दूध रुक ही नहीं रहा है। अब तक तो एक ही भैंस का दूध निकाला है, बाकी 2 बची हैं। दयाराम ने दूध की बाल्टियां बड़े बड़े ड्रम्स में पलटी कर दी। वो बाल्टी पलटी करता जा रहा था और रामचंद्र दूध दोहे जा रहा था। जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर कुछ न्यूज चैनल वाले रामचंद्र और दयाराम के पास इंटरव्यू लेने पहुंचे। ये कैसे हो सकता है सर? कैसे हो रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। हमने इन तीनों भैंसों को कल ही खरीदा था और आज ये तीनों भैंस दूध की नदियां बहा रही हैं। हम दोनों दूध निकालते निकालते थक गए, पर ये भैंस तो दूध देना बंद ही नहीं कर रही है। तो देखा आपने, इन तीनों भैंसों ने दूध की नदियां बहा दी हैं। दयाराम जी और राम प्रसाद जी की ये भैंसें जादुई भैंसें हैं। सर, अब आप इनका क्या करेंगे? सोच रहा हूं कि भैंस का दूध निकालने के लिए मशीन लगवा लूं। ये सुनिए, राम प्रसाद जी और दयाराम जी मशीन लगवाने वाले हैं। वो दोनों दूध निकालते निकालते थक चुके हैं। ये न्यूज इतनी फैली कि लोग दूर दूर से 3 जादुई भैंसों को देखने आ रहे थे। रामचंद्र और दयाराम भी फेमस हो चुके थे। दयाराम के दोनों बेटों ने भी ये न्यूज सुनी और एक दूसरे को फोन किया। भैया, आपने पापा की भैंसों का सुना? हाँ सुना, दूध की नदियां बह रही हैं। दूध के साथ साथ भैंसों की भी नदी बहेगी। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि पत्नी के साथ वापस गांव लौट जाऊं। यहाँ शहर में मेहनत मजदूरी करके थक गया हूँ, वहाँ आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ भैया। अगले ही दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दयाराम के पास पहुँच गए। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? शहर रास नहीं आया क्या? वो बाबा, आपकी याद यहाँ लेकर आ गई। हाँ बाबा, आप यहाँ अकेले इन तीनों भैंसों को कैसे संभालोगे, इसलिए हम लौट आए। अच्छा किया, वैसे भी मैं थक गया हूँ दूध निकाल निकाल कर। मशीन वाला आया है, अब वो मशीन लगा रहा है। बहुत अच्छे, अब से हम इन तीनों जादुई भैंसों का ख्याल रखेंगे। हाँ, और अब तुम ही देखो इन तीनों भैंसों को। मैं और रामचंद्र दोनों थक चुके हैं। 3 जादुई भैंसों की वजह से लखन और कुशल घर लौट आए। अक्सर नई पीढ़ी गांव में बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देती है, पर आज इन तीनों जादुई भैंसों की वजह से दयाराम के दोनों बेटे गांव लौट आए।